गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद में अगर हम बात करेंगे तो कौन सी आ गई? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो सम्मिलित थे? आपको याद हो तो बताना। ट्रेकिया था, ब्रोंकाई थी, ब्रोंकियोस थे, एल्वियोलाई था, लंग्स थे और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। ये सारे किसके अंदर आए थे? हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अब अगर उनमें से किसी में भी या सब में अलग अलग हम पढ़ेंगे कि उनमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी संक्रमण, कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम, समस्या आ जाती है, उनका जो नॉर्मल फंक्शन करने का तरीका था वो अगर असामान्य हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? किसके डिसऑर्डर हो गए? चेस्ट या उसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी डिसऑर्डर या विकार आ रहे हैं हम उनको क्या बोलेंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में? लंग्स के बारे में। यहाँ पे एक वर्ड है लंग्स, तो सारे जानते हो भाई। लंग्स क्या है? सब लोग जानते हो, फेफड़े हैं। एब्सेंस का मतलब क्या होता है? मवाद भर जाना। क्या? मवाद का भर जाना। कहाँ में? फेफड़ों में। समझ में आ रहा है? अगर फेफड़ों के अंदर मवाद या कोई भी पस या प्यूरिलेंट, ऐसे बोला ना भाई छाती में पानी भर गयो, फेफड़ा में पानी भर गयो, उसी को आप क्या बोलते हो? लंग एब्सेस बोलते हो। समझ में आ रहा है? बट वो नॉर्मल पानी नहीं होता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरियल, वायरल और जो भी अदर संक्रमित पदार्थ होते हैं वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। इसलिए उसको कंबाइन साथ में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पस बोला जाता है। वरना तो सीधा ही बोलते वाटर है, वो कहाँ भर गया? फेफड़ों में नहीं। यहाँ पे जो लंग्स टिश्यू में क्या भर गया? पस। उस पस में क्या है? पानी के साथ साथ में ऐसी चीजें, ब्लड भी हो गया, सेल्स भी हो गई, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी संक्रमित पदार्थ थे वो सारे उसके मौजूद है। ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? पस कहलाते हैं। अगर ये पस या प्यूरिलेंट मटेरियल या कहाँ कलेक्ट हो जाता है? लंग्स के अंदर, उसी को आप क्या बोलते हो? लंग एब्सेस बोलते हो। इज दैट क्लियर? अगर लंग्स के टिश्यू में कोई भी पस या प्यूरिलेंट मटेरियल इकट्ठा हो जाए उसी को क्या बोला जाता है? लंग एब्सेस। इसके अंतर्गत लंग टिश्यू में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। मतलब जो लंग्स के टिश्यू है वो, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। किनकी? टिश्यू की। टिश्यू की डेथ हो गई या ऊतक की मृत्यु हो गई है। किनकी वजह से? लंग एब्सेस की वजह से। तो ये जो टिश्यू खत्म हो रहे हैं तो जगह जगह से, मान लो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम की बात करें, ठीक है, यहाँ हम बना रहे हैं किसका डायग्राम? अपने लंग्स का डायग्राम बना रहे हैं। ये ट्रेकिया था, ये ट्रेकिया फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये एक लंग्स बन गया और एक यहाँ पे ये लंग्स बन गया, फिर आगे जाके ये पार्ट्स में और डिवाइड हो गया। ठीक है। अब अगर यहाँ जगह जगह पे कोई केविटी बन गई है और उस केविटी के अंदर क्या भर गया? वो खराब पानी या पस भर गया, उसी को आप क्या बोलते हो? लंग एब्सेस। समझ में आया? अगर देखा जाए इन केविटी के अंदर क्या भर गया है? वो फ्लूइड भर गया है, उसको आप क्या बोलते हो? लंग एब्सेस। ये क्यों हुआ था? ये केविटी किस लिए बनी थी? ये केविटी वो है जो कोई पार्ट टिश्यू वो मर गया था, मर के उसने जगह खाली कर दी वहां पे। अगर भाई घर में 5 मेंबर है, किसी की डेथ हो जाइए तो अब तो 4 ही तो बचे। वही चीज है जो लंग्स के अंदर टिश्यू बने थे, अगर वो टिश्यू एक एक करके वहां से क्या हो रहे हैं? नेक्रोसिस हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वहां पे क्या बन जाएगी? एक कैविटी बन जाएगी और उस कैविटी में ही उस पस को या उस प्यूरिलेंट डिस्चार्ज का कलेक्शन होता है। उस कैविटी के अंदर ही उस पस का क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है। इसी को आप क्या बोलते हो? लंग एब्सेस बोलते हो। इज दैट क्लियर? लंग एब्सेस क्या होता है?
कि हमारे लंग्स के टिश्यू में पस का भर जाना। भरा कब? जब लंग्स के टिश्यू थे वो एक एक करके खत्म हो रहे थे, मर रहे थे। अब मरेंगे तो वहां की जगह खाली हुई, जगह खाली हुई तो वो क्या होगी, एक केविटी बन गई, एक गुहा सी बन गई। अब उस गुहा के अंदर, उस केविटी के अंदर ही क्या हो रहा है, वो फ्लूइड भर रहा है। उसी को आप क्या बोलते हो, लंग अब्सेस बोलते हो। इज दैट क्लियर? लंग अब्सेस किसको बोला जाता है? समझ में आई ये चीज? अगर यहाँ इसकी हम लोग किसकी बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें, जोखिम कारकों की बात करें, तो इसके जो जोखिम के कारक है वो क्या है, ऑरोफेरिंजियल और गैस्ट्रिक सिक्रीशन का एस्पिरेशन। अरे कोई भी फेरिंग्स वगैरह, गैस, जीआईटी के कोई भी सिक्रीशन आ रहे हैं, मतलब खाना वाना क्या वापस आता है ना कई बार। अरे कई बार हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि खाना आगे वापस आने लग जाता है, मुंह में आ जाता है वापस, ऐसे लगेगा बाहर निकलेगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती है अगर उल्टा प्रवाह होने लग जाए, किसके, स्टमक के कंटेंट्स का, जो खाना खाया है उसका उल्टा प्रवाह होने लग जाए, या जो भी फेरिंग्स वगैरह की वो इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, वहां से वो म्यूकस वगैरह निकल रहा है, अगर ये सारे कहाँ चले जाएं, श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में चले जाएंगे। भाई आपको ही पता है ये श्वास नली है और इसके पीछे क्या है, इसोफेगस। समझ में आया? अगर यहां से कोई खाना इसके अंदर आ गया, किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले में, या इससे इसमें चला गया, मतलब प्रॉब्लम ये है किसी चीज का उल्टा प्रवाह होके श्वास नली में चले जाना, और वो श्वास नली से फिर होता हुआ कहाँ आ जाएगा, लंग्स के अंदर आ गया, और उस लंग्स में एक एक जगह पे क्या हो गया, वो इकट्ठा हो गया। उसी को आप क्या बोलते हो, लंग अब्सेस बोलते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखेंगे, समझ में आया, पहली कंडीशन इन सिक्रीशंस का वापस आना और कहाँ चले जाना, श्वास नली में। अगर न्यूमोनिया हो गया है, समझ में आ रहा है, छोटे बच्चों में न्यूमोनिया होता है, अगर न्यूमोनिया हो गया तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूमोनिया में भी क्या होता है, कफ जमा हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई बंदा अल्कोहल ज्यादा पी रहा है तो अल्कोहल भी फेफड़ों को क्या करती है, खराब करती है, तो उसके टिश्यू भी क्या हो जाएंगे, वहां से मर जाएंगे। जनरल एनेस्थेशिया मान लो दे दिया था, बताया था ना मैंने, वो अगर वो जनरल एनेस्थेशिया दिया है और उसने रेस्पिरेटरी तंत्र पे, श्वसन तंत्र पे अपना काम ज्यादा कर दिया, तो वो वहां के एरिया को क्या कर देगा, सुन कर देगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कोई पेनिट्रेशन, मतलब छाती में कोई छुरा घोंप दिया हो, चाकू लगा दिया हो, समझ में आ रहा है, गन शॉट, कोई क्या हो गया, बंदूक से गोली मार दी हो, तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है लंग अब्सेस की। और अगर कोई ट्यूमर या गांठ वांठ बन गई हो, समझ में आया, तो ये सारी चीजें क्या करती है, क्या कॉज करती है, लंग अब्सेस करती है। अगर इनके क्लिनिकल लक्षणों की बात करें तो फीवर आएगा, वही छाती में, चेस्ट में पेन होगा, फाउल स्मेलिंग, अरे जो स्पूटम आएगा ना, अरे स्पूटम का मतलब होता है, कफ तो खांसी को बोल देते हो, अब वो जो बाहर निकलता है ना पतासे के जैसा, दादाजी दादी जी निकालते हैं ना, तो उस स्पूटम में क्या आती है, फाउल स्मेलिंग, मतलब बदबू आती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दादा दादी की बात नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम हो गई किसी को तो भी वो क्या, क्योंकि ये इकट्ठा हुआ प्रोडक्ट है, इकट्ठा हुआ मटेरियल है काफी दिनों से, तो वो धीरे धीरे निकलेगा बाहर, तो ये क्या करेगा, उसमें स्मेल आएगी बहुत ज्यादा, पसीना भी ज्यादा आएगा, क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो गई, सांस लेने में दिक्कत आएगी। डिस्निया का मतलब होता है दिक्कत, किसमें, सांस में, सांस लेने में दिक्कत। समझ में आया, सांस लेने में क्या होगी, उसको दिक्कत होगी, हेडेक भी होगा, सर दर्द भी उसको देखने को मिल सकते। ये क्या होते हैं, लंग अब्सेस के कुछ कारण भी हैं और कुछ क्लिनिकल लक्षण भी हैं। इज दैट क्लियर? कारण में क्या हो गया, कोई भी चीजें, चाहे वो फेरिंग्स की वजह से हो, चाहे गैस्ट्रिक कंटेंट हो, अगर वो वापस आ रहे हैं और वापस आके कहाँ जा रहे हैं,
श्वास नली में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर न्यूमोनिया हो गया है, बंदा अल्कोहल ले रहा है, अगर एनेस्थीसिया लिया है या कोई ट्रॉमा कंडीशन आ गई है, ट्यूमर वगैरह बन गया है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, प्रॉब्लम कॉज करती हैं। कहाँ पे, किसके अंदर प्रॉब्लम कॉज करेंगी, लंग्स के अंदर। और क्या प्रॉब्लम करेंगी, पस भर जाएगा वहां पे। समझ में आया। फिर धीरे धीरे उसमें लक्षण आएंगे, पहले बुखार होगी, उसको चेस्ट में दर्द होगा, उसका जो स्पुटम बाहर निकलेगा वो स्पुटम क्या होगा, बदबूदार होगा, पसीना ज्यादा आएगा, खांसी भी ज्यादा आएगी। समझ में आ रहा है। हेडेक होगा और सांस लेने में भी उसको क्या रहेगी, तकलीफ रहेगी। अगर यहाँ हम डायग्नोसिस की बात करें, किसके, डायग्नोस, जांच कैसे करेंगे। अब जांच यहाँ करनी किसकी है भाई, लंग अब्सेस की। तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन ऑपरेशन। अच्छा, चेस्ट एक्सरे से भी तो पता चल जाएगा लंग्स के अंदर वो क्या भरे हुए, पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ब्रोंक्यूल्स के भी एग्जामिनेशन करेंगे, स्पुटम जो कफ बाहर निकल रहा है, समझ में आ रहा है, जो बलगम बाहर आ रहा है उस बलगम का भी हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। और साउंड सुनेंगे कि साउंड किस प्रकार की आ रही है। समझ में आ रहा है। नॉर्मल आप सांस लेते हो तो कोई साउंड नहीं आ रही है, बट लंग अब्सेस हो गया तो वहां पे साउंड आएंगी। समझ में आ रहा है। वहां पे ऐसे लग रहा है कोई चीज अंदर फड़फड़ा रही है, समझ में आ रहा है, उस तरह की वहां पे क्या आएंगी, साउंड आएगी। फटा हुआ स्पीकर होता है ना, उसकी कैसी साउंड आती है, वैसी साउंड लंग अब्सेस में देखने को मिलेगी। तो ये सारी हम जांच करेंगे। पहले तो एक्सरे करेंगे, फिर ब्रोंकियोल्स की जांच करेंगे, फिर बलगम की जांच करेंगे और लास्ट में साउंड सुनेंगे कि कैसी किस प्रकार की साउंड है वो आपको सुनाई दे रही है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट। क्या करेंगे, मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपी, पेनिसिलिन दे दी। ब्रोंकोडाइलेटर, जो ब्रोंकोडाइलेटर, अरे ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, फैलाने वाले। भाई जहां पस भर गया है, यहाँ हमने लंग्स बनाया था, ठीक है भाई, ऐसा कुछ करके लंग्स बना दिया इधर से। एक सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे भी पस भर गया, यहाँ पे भी पस भर गया, तो भाई ये जो ब्रोंकियोल्स जो ऐसे पार्ट में बटे हुए थे, ये ब्रोंकियोल्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्योंकि इधर तो पस भरा हुआ तो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो जो ट्यूब थी, नलिकाएं थी, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी। तो उनको वापस नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हम डायलेटर देते हैं। और वो डायलेटर कौन से होते हैं, यहाँ पे एमिनोफाइलिन, ब्रोंकोडाइलेटर। अगर ब्रोंकियोल्स नैरो हो गए हैं, समझ में आ रहा है, ब्रोंकियोल्स क्या हो गए, नैरो हो गए या संकड़े हो गए हैं, तो उनको वापस चौड़ा करने के लिए एमिनोफाइलिन देंगे। एंटीबायोटिक दे ही रहे हैं, फिजियोथेरेपी दी जाएगी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, उस बंदे को सीधा लेटा के पहले तो चेस्ट पे प्रेशर लगाया जाएगा, समझ में आ रहा है, चेस्ट पे प्रेशर लगा के फिर उसको उल्टा किया जाएगा और उल्टा करके उसके बैक पे मसाज करके फिर प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगा के उसको कहा जाएगा आप जोर से खांसी लो। तो खांसी इसलिए लिवाई जा रही है क्योंकि जब आपने उसकी मसाज की है, चेस्ट की, बैक की, और उसको प्रेशर लगाया है, तो जगह पे जो पस भरा हुआ था वो पस वहां से हिल गया है, और जब आप खांसी लोगे तो खांसी के थ्रू वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। जो जमा हुआ मटेरियल है, वो जमा हुआ मटेरियल जोर पड़ने की वजह से, मसाज करने की वजह से अपनी जगह से हिल गया, हिलेगा तो जब आप खांसी लोगे प्रेशर पड़ेगा, चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के साथ में वो चीज बाहर आ जाएगी। उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। पोस्चुरल ड्रेनेज वही है, मसाज वसाज करके पोजीशन चेंज करके बाहर निकलवा देते हैं। और आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन दी जाती है, जैसे एम्बू बैग से मास्क लगा दिया, एम्बू बैग से उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सारा क्या हो गया, मैनेजमेंट, चिकित्सीय उपचार और मेडिकल मैनेजमेंट। समझ में आया। एंटीबायोटिक दे दी, ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंकियल्स को क्या करेंगे, चौड़ा करेंगे। फिजियोथेरेपी दे दी जिसमें मसाज वसाज करके, बैक रब करके
अरे कोई बच्चा कुछ चीज निगल जाता है, खा गया, सांस नली में चली गई हो, चाहे उसके इसोफेगस में चली गई हो, तो हम उसको उल्टा करके उसकी पीठ को थपथपाते हैं जोर से, तो वो चीज बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है। अब यहाँ पे जिसको भी हो रही है, आगे हम चेस्ट पे भी प्रेशर लगा रहे हैं और पीछे बैक पे भी लगा रहे हैं और उसको उल्टा करके कह रहे हैं जोर से खांसेगा तो सारा बलगम बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? सारा पस बाहर आ जाएगा। एक बार में नहीं, बार बार करनी पड़ती है ये। अब अगर यहाँ इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसके वाइटल साइन तो चेक करने ही करने हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। उसमें मौजूद जो भी क्लिनिकल लक्षण है उनको भी चेक करो कि वो ज्यादा सीवियर हैं या नॉर्मली है। भाई खांसी बार बार आ रही है, बलगम जितना ज्यादा आ रहा है उसके साथ में कई बार खून भी आने लग जाते हैं, तो वो कितने सीवियर हैं या सामान्य, मतलब जितने हो रहे उतने ही है कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो उनको चेक करो, उनकी सीवियरिटी को। किनको? क्लिनिकल लक्षण की सीवियरिटी को आपको क्या करना है? चेक करना है, ताकि रोगी की जो बीमारी की हालत है उसका आपको पता चल सके कि किस कहाँ तक वो बीमारी बढ़ गई। रोगी को काम रखना है और कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है और वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट। वही चीज है जो स्टार्टिंग में नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था, शांत रखो, कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है? सीधा नहीं लेटाना है। ये बेड था, इसमें तो आपने इसको सीधा लेटा दिया, प्रॉब्लम करेगा नहीं। अभी हमें क्या करना है? बेड का ऐसे कर देना है और इसको अब ऐसे लेटाना है ताकि उसको सांस अच्छे से आए, और ऐसे रूम में रखना है जिसके अंदर हवा आती जाती रही है। समझ में आ रहा है? और फाउलर पोजीशन, ये फाउलर पोजीशन ही तो है, हमने पढ़ी है ना पहले, ये फाउलर पोजीशन हम उसको प्रदान करेंगे। रोगी को ब्रीथिंग पैटर्न का असेसमेंट करना, जब आप उसको सांस ले रहे हो, उसको बोल रहे हो सांस लो, तो वो सांस देखना आपको कितनी तो रेट है, मतलब कितनी ले रहा है, 1 मिनट में कितनी सांस ले रहा है, वो कितनी लंबी सांसें ले रहा है, छोटी छोटी सांस ले रहा है या लंबी लंबी सांसें ले रहा है, वो सारे आपको क्या करने हैं? चेक करने हैं। और जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो दवाई हम लोग क्या करेंगे? उसको दे देंगे, जैसे एंटीबायोटिक और ब्रोंको डायलेटर। अपनी मर्जी से नहीं देंगे, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है तो ही हम उसको क्या करेंगे? ये दवाइयां उसको दे देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आई कि लंग अवशेष क्या होता है? अगर लंग्स के अंदर टिश्यू खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, और वहां पे जगह बन गई है, खाली जगह, उस खाली जगह में पस्त भर रहा है, फ्लूइड भर रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो? लंग अवशेष। कारण क्या हो सकते हैं? कोई भी कारण हो सकता है भाई, चाहे वो कोई इंजरी, बाहर से चोट लगी हो, चाहे वो चाकू घुसाया हो किसी ने छाती में, या कोई और अदर बीमारी उसको हो रखी थी, कोई भी चीजें जो खा रहा था बंदा, उसका उल्टा प्रवाह होके कहाँ जा रहा था? श्वास नली में जा रहा था। म्यूकस ज्यादा बन रहा था भाई, फेरिंग्स में प्रॉब्लम थी, म्यूकस ज्यादा बन रहा था, वो म्यूकस कहाँ जा रहा है? श्वास नली में जमा हो रहा है। तो ये सारी चीजें लंग अवशेष करवा सकती हैं। हमने पता कर लिया एक्सरे करवा के, उस बलगम की जांच करवा के, जो भी ब्रोंकियोल्स में प्रॉब्लम थी उनकी एग्जामिनेशन करवा के, और उसकी ब्रीथ साउंड सुन के कि जो सांस ले रहा है उस सांस की ध्वनि कैसे आ रही है वो सुन के पता कर लिया। फिर हमने ये दवाइयां दी, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन और ब्रोंकोडायलेटर में एमाइनोफाइलिन। पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना, फिजियोथेरेपी देनी है, आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन दिलानी है। ये मैनेजमेंट के बाद में नर्सिंग प्रबंधन आपको पता ही है कि उसको ऐसी पोजीशन में रखो, ऐसे कमरे में रखो कि जहाँ पे वो सांस आराम से ले पाए, बोलने मत दो उसको, काम रखो आराम से। सारी चीजें सारी करने के बाद सब कुछ चेक करते हैं। तो ये चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है? लंग अवशेष के अंदर। अगर यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम पढ़े एम्फाइमा, समझ में आ रहा है? एम्पाइमा, लंग अवशेष के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब क्या होता है? प्लूरल कैविटी में क्या भर जाना? मवाद। अब यहाँ पे एक अब डायग्राम देखना उसका, जो हमने लंग्स का डायग्राम बनाया था, उस लंग्स के अंदर हमें क्या करना है? प्लूरल कैविटी, ये लंग्स हो गया,
और ये लंग्स के चारों तरफ क्या बनी रहती है, एक कैविटी रहती है। समझ में आ रहा है, ये लंग्स हो गया, इस लंग्स को घेरे हुए एक कैविटी रहती है और यहाँ पे क्या भर गया है, पश भर गया है। समझ में आ रहा है, तो चारों तरफ जो कैविटी और गुहा बनी हुई थी उसके अंदर क्या भर गया, पश। लंग्स के अंदर नहीं है, लंग्स के चारों तरफ एक कैविटी पाई जाती है और अगर उस कैविटी में क्या भर गया, पश भर गया, उसी को आप क्या बोलते हो, एम्पाइमा। समझ में आ रहा है, क्या बोला जाता है उसको, एम्पाइमा। एम्पाइमा प्लूरल स्पेस में इंफेक्शन, एक प्लूरल कैविटी मान लो, तो भाई प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस जहां जगह होती है वही कैविटी होती है। वो स्पेस और इन्फेक्शन किसकी वजह से, कौन कौन से तरीकों से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और पस भर सकता है। यदि उसके समीप में जो भी अंग स्थित है, जैसे लंग्स से इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गई थी, ऐसे मामले, मतलब प्लूरल कैविटी के पास के जो भी अंग हैं, अगर उनमें किसी में संक्रमण था तो भी इन्होंने प्लूरल कैविटी में क्या कर दिया, इन्फेक्शन करवा दिया और पस भरवा दिया। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर लंग अपसेस रप्चर हो गया हो, मान लो जो लंग अपसेस बने थे अंदर, समझ में आ रहा है कि जो लंग अपसेस अंदर बने थे वो क्या हो गए, रप्चर हो गए और रप्चर होके क्या कर दिया, फ्लूइड यहाँ पे भर दिया। समझ में आया, अगर जो लंग अपसेस बना था वो रप्चर हो गया, टूट गया, तो भी उन्होंने फ्लूइड कहाँ भेज दिया, प्लूरल कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स में जो फ्लूइड भरा था वो कहाँ चला जाएगा, प्लूरल कैविटी में। अगर हम लंग्स में थोरासेंटेसिस करते हैं, एक प्रोसीजर होता है जो बाहर से नीडल लगा के पंक्चर करते हैं, किसको, चेस्ट को पंक्चर करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर फ्लूइड निकालते हैं। तो अगर इस वजह से भी अगर हम फ्लूइड बार बार निकाल रहे हैं पंक्चर कर करके, तो लंग्स से वापस कहाँ चला जाएगा फ्लूइड, प्लूरल कैविटी में। अगर आप यहाँ से इसको भाई पंक्चर करोगे चेस्ट से, तो यहाँ तो जगह बनी गई, तो ये फ्लूइड चारों तरफ इधर भी क्या कर सकता है, होल तो बनाना, उस होल के थ्रू फ्लूइड इनमें भी भर सकता है। अगर सेप्टिसीमिया, ब्लड में कोई संक्रमण हो गया है तो भी वो प्लूरल कैविटी तक पहुंच जाएगा। भाई ये तो है नहीं कि लंग्स को ब्लड नहीं जाता है, भाई सबसे ज्यादा लंग्स ही तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता है, तो लंग्स से होता हुआ जाएगा ही। तो जैसे ही वो प्लूरल के सेप्टिसीमिया हुआ, तो प्लूरल कैविटी तक भी इंफेक्शन या संक्रमण को पहुंचा देगा। समझ में आया क्या, अगर प्लूरल कैविटी में पस भर गई हो उसको एम्पाइमा बोलते हैं, और इसमें जो ये पस भरा संक्रमण की वजह से भरा था। अब ये संक्रमण हुआ क्यों, अगर इसके आस पड़ोस के जो अंग थे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अगर उनमें कोई संक्रमण था, उनमें कोई बीमारी थी और वो बीमारी पहुंचते पहुंचते प्लूरल कैविटी में पहुंच गई, तो प्लूरल कैविटी में पस और संक्रमण हो जाएगा। इनमें क्या है, अगर लंग्स में हो गया, न्यूमोनिया हो गई, टीबी हो गया उस आदमी को, तो उसकी वजह से प्लूरल कैविटी में भी क्या हो सकता है, पस भर सकता है, एम्पाइमा हो सकता है। अगर आप लंग्स को क्या कर रहे हो, पंक्चर कर करके फ्लूइड बाहर निकाल रहे हो, तो होल तो बन ही गया, उस होल से बाहर तो आप निकाल रहे हो, बट अंदर भी वो क्या कर सकता है, जा सकता है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उसकी वजह से भी संक्रमण होगा और पस भर जाएगा। अगर हमारे ब्लड में ही कोई संक्रमण हो गया हो तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एम्पाइमा हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एम्पाइमा का सीधा सा मतलब होता है लंग्स के चारों तरफ एक गुहा या कैविटी पाई जाती है और उस कैविटी में क्या भर गए थे, पस भर गया था, उसी को आप क्या बोलते हो, एम्पाइमा। समझ में आया, क्या बोलते हो, एम्पाइमा। वो लंग से भी जा सकता है, फेरिंग्स से भी जा सकता है, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उससे भी संक्रमण हो सकता है, और जो ब्लड वेसल्स में संक्रमण हो गया, अगर हमारे खून में ही संक्रमण हो गया है तो उस खून से भी वो बीमारी वहां तक पहुंच सकती है। ये सारे क्या होते हैं, एम्फाइसीमा। उनके वही लक्षण वो होंगे जो लंग अपसेस के थे, वही मैनेजमेंट इसका होगा जो लंग अपसेस का था। इज दैट क्लियर, इसके लक्षण और इसके मैनेजमेंट दोनों किसकी तरह है, लंग अपसेस की तरह। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। अगर एक बीमारी का आप लक्षण है
उसका उपचार याद कर लोगे, आप सारी बीमारियों में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ एक माइनर अंतर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दो बीमारियां, पहली लंग अब्सेस, कहां पे? फेफड़ों में क्या भर गया? खराब पानी भर गया। एम्फाइमा, फेफड़ों के चारों तरफ, फेफड़ों में नहीं, फेफड़ों के चारों तरफ क्या भर गया? पस भर गया, उसको आप क्या बोलते हो? एम्फाइमा। यहाँ फेफड़ों के चारों तरफ जो पानी भरा था वो फेफड़ों की वजह से भरा है। समझ में आ रहा है? फेफड़ों में संक्रमण की वजह से भरा था। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तीसरी कंडीशन और तीसरी बीमारी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।